नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप अगर मेरे निरंतर वीडियो को देख रहे होंगे तो आप समझ चुके हैं कि हम विज्ञान कक्षा 8 अध्यायवार एनसीईआरटी समरी सीरीज को पढ़कर समझते हैं। तो चलिए आज हम डायरेक्ट बिना देर किए हुए अध्याय 4 पर पहुंचते हैं। कल तक के वीडियो में हमने अध्याय 3 तक पढ़ लिया था। आज अध्याय 4 दहन और ज्वाला को हम पढ़ेंगे तथा इसके सारांश को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, ये है प्रमुख शब्द और इस बगल लिखा है आपने क्या सीखा। तो चलिए पहले प्रमुख शब्दों को पढ़ेंगे और फिर इसके सारांश को पढ़कर समझेंगे। प्रमुख शब्द में हमें लिखा हुआ है अम्ल वर्षा, उष्मीयमान, दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक, ईंधन, ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलनताप, ज्वलनशील पदार्थ। अब चलिए समरी को पढ़ते हैं। पहला लाइन लिखा हुआ है जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए वो ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। अगर हमें दहन अगर उत्पन्न करना है तो हमें वायु में ऑक्सीजन रहना आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जब दहन की क्रिया होती है तो उसमें ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है, मतलब ऊष्मा और प्रकाश उसमें दिखता है। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है, वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग ही किया जाता है, लेकिन हर एक प्रकार के आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। तीव्र दहन वो दहन होते हैं जो जल्दी से धधक के कोई चीज़ जल जाता है। स्वतः दहन वो होता है जो अपने से स्वतः वायु के संपर्क में आने से या फिर किसी और चीज़ के पानी के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है। और विस्फोट वो होता है जो विस्फोट होने के बाद आग जलता है। तो यह दहन के 3 प्रकार हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। आगे पढ़िए। ज्वाला के 3 भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? एक अदीप्त क्षेत्र, एक दीप्त क्षेत्र और एक ज्योतिहीन क्षेत्र। 3 क्षेत्र होते हैं। ज्वाला मोमबत्ती में जो आपको ज्वाला जलता हुआ दिखाई दे जाता है उसमें 3 क्षेत्र होते हैं, एक अदीप्त, एक दीप्त और एक ज्योतिहीन। जहाँ पर रोशनी नहीं होती है वो ब्लैक एरिया जो होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसको और डिटेल में पाठ के अंदर भी पढ़ेंगे। आगे लिखा है आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है। यह ऐसी गैसों या अवशेष नहीं छोड़ता है या ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ऐसे ही ईंधन को आदर्श ईंधन कहा जाता है जो जहरीले गैस अवशेष नहीं छोड़ते हैं और यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। उनकी दक्षता और मूल्य जो है वो आपस में अलग अलग हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ईंधन के अपूर्ण दहन जो होता है, पूर्ण दहन और एक अपूर्ण दहन, तो अपूर्ण दहन से जो है विषैला गैस बन जाता है। विषैला गैस, उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। चलिए आगे पढ़ते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी हुई मात्रा विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। तो देखा मित्रों, हमने प्रमुख शब्दों को और सारांश के प्रत्येक बिंदु को विस्तार पूर्वक पढ़ने और समझने का प्रयास किया। चलिए अब पाठ के अंदर कुछ पॉइंट को लेकर उसे विस्तार पूर्वक समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए इस पाठ के प्रथम पेज पर लिखा हुआ है 4.1 पॉइंट देखिए लिखा है जो दहन क्या है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि दहन क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। देखिए एक चीज़ आपको बराबर हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा, जो हर एक चैप्टर को पिछले क्लास के चैप्टर से लिंक करके पढ़ाया जाता है। अगर आपने पिछले चैप्टर को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है तो आप इंटरकनेक्टेड एक दूसरे को नहीं कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ भी आपने देखा, यहाँ लिखा हुआ है जो आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण किया था। तो आपने अगर किया होगा तो ये चीज़ आपको स्मरण हो जाएगा और आप अच्छा से कनेक्ट करके इस चीज़ को सीख पाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। ये हमें चित्र 4.1 में दिखाया भी गया। देखिए ये 4.1 है, इसमें मैग्नीशियम का दहन हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस बना रहा है। तो चलिए इसे और आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं।
कास्ट कोयले के टुकड़े को संडसी से पकड़ लीजिए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं, ये चीज़ आप क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। हम पाते हैं, ये करने के बाद हम क्या पाते हैं, हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, वही हमारा दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकते हैं। ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में भी प्रकाश भी उत्पन्न होता है। एक लौ के रूप में प्रकाश उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। इसमें जो मैग्नीशियम जो दिया गया है और कोयला, ये दाह्य पदार्थ है। मैग्नीशियम का दहन हुआ और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस यहाँ पर बना दिया। देखिए, जो बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं उसको हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाया जाता है। तो चलिए माचिस के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले, माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होने लगा। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा रहता है, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है, वही जहाँ पर रेड फास्फोरस लगा रहता है वहाँ पर रगड़ा जाता है, तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाते हैं। यह तुरंत माचिस की तीली से सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट को अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ होता है। देखा मित्रों आपने, ये था माचिस का इतिहास। पहले माचिस में क्या चीज़ प्रयोग किया जाता था और फिलहाल अभी क्या चीज़ प्रयोग किया जाता था, ये इसमें आपको बताया गया। देखिए मित्रों, ज्वलंत ताप का परिभाषा यहाँ 2 लाइन में दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। वो कि ज्वलंत ताप किसे कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे हम ज्वलंत ताप कहते हैं। देखिए, वहाँ पर जो मुख्य शब्द दिए गए थे उसमें एक था स्वतः दहन। तो यहाँ स्वतः दहन के बारे में बताया गया। क्या बताया गया है, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। आगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके दिया गया है, चलिए इसे पढ़ते हैं। कोयले की खानों में कोयले की धूल को स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से भी स्वतः दहन हो जाता है। परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से ही लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग की पूर्णतया बुझाना आवश्यक याद रखिए, क्योंकि लोग वहाँ जाते हैं, कैंप फायर करते हैं, अपना आनंद लेते हैं और उसका जो चिंगारी छूट जाती है उसी से आग लगने का चांस बढ़ जाता है। तो हमें इस सब चीज़ के लिए सचेत और सजग रहना चाहिए। देखिए, ये मोमबत्ती के बारे में बताया गया है। मोमबत्ती में जो जलता हुआ भाग है उसके अलग अलग भाग को यहाँ पर समझाया गया है। चित्र 4.13 करके दिया है और लिखा गया है कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, मोमबत्ती का ये ज्वाला ज्वलनशील है, इसके विभिन्न क्षेत्रों को हम क्या करते हैं और इसे कैसे समझते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। ये देखिए, जो ऊपर का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, जो एकदम रेड रहता है, वो सबसे गर्म भाग है और उसके नीचे वाला जो भाग रहता है, बीच का भाग, वो उससे कम गर्म होता है। और जो सबसे निचला भाग होता है, जहाँ पर ये लगा रहता है मोमबत्ती में डोरी, ये सबसे कम गर्म भाग होता है। ये हमारा मोमबत्ती है। फिर इधर देखिए, जो पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, ये पूर्ण दहन है, ये पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है जो नीला प्रतीत होता रहता है। और ये आंशिक दहन का मध्य भाग, यहाँ पे आंशिक दहन होता है, यहाँ पर इसका जो गर्म का ताप होता है बहुत कम होता है। ये आंशिक दहन वाला भाग का मध्य भाग है जो हमें पीला प्रतीत होता है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र जो होता है वो काला दिखाई पड़ता है, जो सबसे कम गर्म यही होता है। ये आंशिक दहन वाला कम गर्म होता है, सबसे गर्म से थोड़ा कम। और जो बिना जली मोमबत्ती का ये वाला भाग होता है, ये बिल्कुल ही सबसे कम गर्म होता है। तो ये देख लिया आपने मोमबत्ती के ज्वाला का बाह्य तथा आंतरिक और आंशिक दहन वाला भाग। देखिए, मुख्य शब्द में आपने अच्छा ईंधन वह है
अच्छा ईंधन यानी आदर्श ईंधन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं आदर्श ईंधन होता भी है या नहीं। यहाँ लिखा हुआ है अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता भी होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है और इससे प्रदूषण भी कम होता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता जिससे वायुमंडल हमारा प्रदूषित हो। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। ईंधन के मूल्यों में भिन्नताएं होती हैं। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। देखिए बहुत सारे क्रियाकलाप एनसीईआरटी में दिए रहते हैं जो बच्चों को अगर आप पढ़ाएंगे तो समझाने में ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ठीक है मित्रों, तो आज हमने इस चैप्टर अध्याय 4 को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण को पढ़ेंगे। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं।